हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो घटनाचक्र बुक से सामान्य विज्ञान का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा था, आज उसका प्रकाश का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश नीला लगता है। आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो लाल प्रकाश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। आकाश का नीला रंग होता है इसका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। कैसे होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। तो हाँ, ये सही है। यहाँ ये बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो नहीं, ये गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैंगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार पार करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रकाश छोटी तरंगों की प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग के न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी कारण सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदों रह जाती है, जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, जिनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कैसे होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो है वो आकाश का जो रंग है वो दिखाई देता है कैसा? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जो इस प्रकार है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल का सबसे अधिक होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैस के अणुओं और धूल कणों, पराग कणों आदि से टकराता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, या तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्णन हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैगनी, जामुनी और नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखेंगे तो हमें काला दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? तो वह कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट। समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन रंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैगनी एवं नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, यही कारण है कि इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस परिघटना के फलस्वरूप समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई पड़ता है? तो यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इन पत्तियां हरे रंग, यही कारण है कि पत्तियां हरे रंग दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पर है? डॉपलर प्रभाव पे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश के उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग का 2/10 है। रॉकेट यान से स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, यह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? पीला रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाएगा? पीला, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कार में पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का शीशा लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण का लगाया जाता है। कैसा? उत्तल दर्पण का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र से बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में पृष्ठ दृष्टि के लिए यह जो है उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का, तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो छाते से बचने के लिए किस रंग का संयोजन किया जाता है बचने के लिए? तो इसका क्या जाता है? ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए। ऊपर उजला और नीचे काला होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही है। श्वेत रंग का प्रकाश पूर्णतः परावर्तक है जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है, अतः छाते की ऊपरी सतह सफेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक और बड़ा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है, तो ऑप्शन बी सही है। खगोलीय दूरदर्शी से बना अंतिम प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। क्या होता है? आभासी और बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा? तो अनंत होता है। क्या होगा? अनंत होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी हुई वस्तु का कुल प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत बनेगा, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
जब किसी दर्पण को थीटा कोण घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परावर्तित किरण का घूर्णन होता है वह 2 थीटा होता है। कितना होता है? 2 थीटा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण की दिशा परावर्तित नहीं होती है तो परावर्तित किरण का घूर्णन को दर्पण में घूर्णित कोण से दोगुना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने से पर तेजी से चमकने लगते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, तेजी से चमकते हैं। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश का अपेक्षित विरल माध्यम में परावर्तित होता है। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। इसका स्पष्टीकरण भी सही है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापस हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यहाँ मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वे तेजी से चलती है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। इसका स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिलकर बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्ध्य के कारण यह 7 रंगों में प्रकाश का अलग अलग होकर वर्णपट बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम जो है नीला, हरा और पीला है। नीला, हरा और पीला है। तो ऑप्शन डी सही है। परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का कई प्रकार बांटा गया है, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? तो इसके लिए परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन तो तीनों है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। क्या है? इंद्रधनुष है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें को 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो कौन सा रंग दिखाई देता है मध्य में? तो हरा दिखाता है। मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा होता है। तो ऑप्शन बी सही है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है: लाल, नारंगी, पीला, हरा बीच में होता है, नीला, जामुनी और बैगनी। तो मध्य वाला कैसा रंग होता है? तो हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट में होते हैं। तो वर्णपट में क्या होते हैं? तो बैगनी और लाल होते हैं। क्या होते हैं? बैगनी और लाल होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो 12 बजे जो है यह नहीं दिखाई देता है। इंद्रधनुष 12 बजे नहीं दिखाई देता। तो ऑप्शन डी सही है। दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंद नहीं हो पाता है। इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जब सूर्य पूरब में होता है तो सुबह के समय इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देता है। जब सूर्य पश्चिम में होता है तो सांझ के समय में इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल में से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होगा। तो बिल्कुल सही है। छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णन होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास होता है। तो ये गलत है। तो ये सही है और गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी सही है। छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोने पर छड़ी
छोटी तथा जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरण जल की सतह पर पहुंचती है तो साधारण माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हटकर अपवर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, तो बिल्कुल सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक तल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में अपवर्तन का सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी दिशा और चाल में परिवर्तन होता है। प्रथम परिस्थिति में जल से बाहर स्थित प्रेक्षक के संदर्भ में प्रकाश किरण संघनन माध्यम से जल से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है, अतः प्रकाश के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से निकट प्रतीत होता है। द्वितीय परिस्थिति में जल के अंदर स्थित प्रेक्षक के संदर्भ में प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जल में प्रवेश करती है, अतः सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या होता है? तो यह अवतल लेंस के भांति। कैसा? अवतल लेंस के भांति कार्य करेगा, तो ऑप्शन डी सही है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रवृत्ति क्या होती है? बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो जो जल के अंदर है वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है। कैसा? अपसारी लेंस की तरह। ऑप्शन सी सही है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो न्यूनतम ऊंचाई जो है यह व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही है। अगर कोई व्यक्ति एच ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, तो ऑप्शन सी सही है। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, तो न्यूनतम लंबाई 0.75 मीटर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। किसी व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं, तो दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए या जो उत्तल लेंस का काम में लाते हैं। किसका? उत्तल लेंस का, तो ऑप्शन सी सही है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, सही है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो नहीं, अवतल लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं पर दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। यह दोष मुख्यतः आंख की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण या कार्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग लाया जाता है? तो किसका? तो नतोदर का कॉनकेव लेंस। कैसा? कॉनकेव लेंस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नतोदर अवतल अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयुक्त करके। कैसे? अवतल लेंस का उपयोग करके, तो ऑप्शन बी सही है।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कैसा? अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो यह ठीक किया जा सकता है कैसे? अवतल लेंस से। कैसे? अवतल लेंस से। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, तो निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है कैसे? तो अवतल लेंस होता है। कैसे? अवतल लेंस से। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब एक व्यक्ति त्रिप्रकाश से क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसके समय कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आंखों का अंधेरे में प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। क्या कारण है? आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब कोई मानव त्रिप्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो मानव नेत्र अपने को उस अंधेरे के प्रति अनुकूलित करता है, फलतः कुछ समय बाद उसे वस्तु दिखाई देने लगती है। आंखों में स्थित कौन फोटोरिसेप्टर त्रिप्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होते हैं, जबकि रॉड रिसेप्टर जो है अंधेरे में कार्य करने में हेतु अधिक अनुकूल होते हैं। त्रिप्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर रॉड रिसेप्टर को कार्यशील होने में थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनाए जाते हैं? यह जैसे उत्तल लेंस से। कैसे? उत्तल लेंस से। तो ऑप्शन बी सही है। बीच में मोटे तथा किनारे पर लगने वाले आकार वाले ग्लास को उत्तल लेंस कहते हैं। यह अनंत से आने वाली किरणें को सिकोड़ता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस को उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में करते हैं। यह दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंख में संकेंद्रण होता है, तो आंख में संकेंद्रण होता है कैसे? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। आंख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, तो यह सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, तो यह भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग की तुलना में वरीय माने जाते हैं, तो यह भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। एक छोटे से छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक कान गले की जांच के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान नाक एवं गले की जांच करने के लिए किया जाता है। यह छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कैसा होता है? तो वह नतोदर दर्पण होता है। कैसा होता है? नतोदर दर्पण। तो ऑप्शन ए सही है। कारों की हेडलाइट खोज बत्ती आदि में परावर्तक के रूप में अवतल या नतोदर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती से समानांतर प्रकाश पुंज उत्पन्न किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। समान आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आंख का निकट बिंदु कहा जाता है। निकट बिंदु की तरह दूर बिंदु भी होता है। समान आंख के लिए यह अनंत होता है। इस प्रकार मनुष्य की नेत्र दृष्टि का विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो कितना माना जाता है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित किया जाता है? तो किसके कार्य से किया जाता है? या जैसे सिलियरी मांसपेशिया के। किससे? सिलियरी मांसपेशिया के। तो ऑप्शन सी सही है। सिलियरी मांसपेशिया के शिथिल संकुचन से आंख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आंख के लेंस की
फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? तो डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें? डायोप्टर में। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। कितना? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी सही है। धूप के चश्मे की पावर होती है, तो धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन ए सही है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो कौन सा होता है? तो F22 1/60, F22 1/60। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना किया जाता है? तो यह जैसे फिल्म से, किससे? फिल्म से तुलना किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। आंख का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरण को विद्युतीय सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें दृश्य सिराएं या मस्तिष्क तक ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है, तो किस पर बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। किस पर? तो दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन ए सही है। मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफी कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उसे चलने वाली किरणें कर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है। दृष्टि पटल इसे फोकस कर देता है, जहां पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल रेटिना में। कैसे बनता है? दृष्टिपटल रेटिना में। तो ऑप्शन डी सही है। मनुष्य की आंख फोटोग्राफी कैमरे की भांति कार्य करती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती है। दृष्टिपटल इसे फोकस कर देता है, जहां पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ होता है? तो यह रेटिना में होता है। कहाँ? रेटिना में। तो ऑप्शन डी सही है। मनुष्य की आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, तो मनुष्य की आंख है किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती जो है वह रेटिना पर बनाता है। किस पर? रेटिना पर। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है। जिसे क्या करता है? परावर्तित कर देता है। तो ऑप्शन सी सही है। जब प्रकाश किरण वस्तुओं पर आपतित होती है तो उनमें परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तन भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं तो ये क्या होता है? लाल, हरा और नीला होता है। लाल, हरा और नीला होता है। तो ऑप्शन बी सही है। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले कैथोड किरण नलिका में 3 विभिन्न फास्फर का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरे और नीले का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वे कौन से मूल वर्ण है जिनमें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट किया जाता है? तो कौन से हैं? कौन से मूल रंग है? तो लाल, हरा और नीला है। कौन सा? लाल, हरा और नीला है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? प्रकाश का रंग सफेद हो जाता है। क्या होता है? सफेद हो जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। प्रकाश में 3 मूल प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला होते हैं। इनको मिलाने पर द्वितीयक रंग पीला बनता है। पीला मजेंटा का निर्माण होता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफेद बनता है। क्या होता है? प्राथमिक रंगों और सभी द्वितीयक रंगों को मिला देंगे तो सफेद रंग बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला है, नीला है, लाल है, तो काला नहीं है। प्राथमिक रंग काला नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 रंग मूल रंग है। 3 रंग मूल रंग है, तो कौन कौन सा हो जाएगा? नीला, हरा और लाल हो जाएगा। नीला, हरा और लाल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या है, तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितना है? तो 7 हो जाएगा। कितना? 7। ऑप्शन डी सही है।
सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इस प्रकार है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल उल्लेखनीय है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो यह 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इस प्रकार इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न रंगों में विषम को पहचानना है, इसमें से विषम रंग कौन सा है, तो भूरा है। क्या विषम कौन सा है, भूरा रंग है, तो ऑप्शन बी सही है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंग है, 7 रंग में भूरा नहीं पाया जाता है। भूरा रंग असंगत रंग है। उल्लेखनीय है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण इसी घटना के परिणाम स्वरूप होता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।